हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आर में जो एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट करते भी हैं। तो इस प्रकार से आर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 जुलाई को, तो इसके लिए जो पीवाईक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जो इन पीवाईक्यू को देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। ये हिस्ट्री के हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सरायनगर से और मौधा से। तो सरायनगर और मौधा से मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा आर दिया गया है। तो इसमें बताना है, कोड का सही उत्तर का चयन देना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दोनों ही एक दूसरे के कथन है और रीजन भी है कि विंध्य क्षेत्र में जो पाषाण युगीन लोग हैं उन्होंने गंगा घाटी में माइग्रेट किया था और इसका रीजन क्या था कि शुष्कता का चरण था। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो प्री हिस्ट्री होता है तो उसमें चित्रकला के लिए कौन सा एरिया जो बहुत फेमस है? तो भीमबेटका गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भीमबेटका हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दिया गया हड़प्पा संस्कृति और वो संस्कृति किस नदी पे, ये दिया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। तो हड़प्पा कहाँ हो जाएगा? तो हड़प्पा रावी नदी पे हो जाएगा। और देखते हैं, हाँ, तो हड़प्पा कहाँ पे होगा? हड़प्पा रावी नदी पे हो जाएगा। कालीबंगा आपका घग्गर नदी पे हो जाएगा। लोथल हो गया भोगबा और रोपड़ सतलज। तो रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और हड़प्पा आउट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से ये जो हड़प्पा संस्कृति के स्थान है और नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हड़प्पा रावी हो जाएगा, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, लोथल आपका भोगबा किनारे और रोपड़ सतलज किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो विशाल स्नानघर था ये किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से एक बहुत ही ग्रेट जो स्नानघर है, या फिर कह सकते हैं विशाल स्नानघर, ये बहुत बड़ी आकृति का है। तो यहाँ मोहनजोदड़ो से पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस जानी जाती है? तो किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन था, यानी कि अर्बन जो प्लानिंग थी बहुत टॉप थी। मतलब उस समय के जो अर्बन एरिया थे बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक थे। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, हाँ, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों बहुत फेमस थे अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। इस प्रकार से कहते हैं शास्त्र के ये चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे। तो यानी कि सबके लिए फेमस था सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा है। धौलावीरा अपने जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए भी अच्छा खासा जाना जाता है और ये एक ऐसा नगर है जो अपने क्या बोलते हैं 3 नगरों में विभक्त था और इसके साथ साथ पानी की उत्तम व्यवस्था के लिए भी फेमस था। हाथी के दांत का जो पैमाना है वो कहाँ से मिला है? तो जो हाथी के दांत का पैमाना है लोथल से मिला है। और लोथल रिवर कौन सी है लोथल की? और बताइए कि लोथल का स्थान कौन सा है, मतलब किस राज्य से बिलोंग करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा लोथल का भोगबा नदी थी और स्थान था राजस्थान, नहीं, लोथल गुजरात में था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा स्थान और नदी हो जाएगी भोगबा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया सूची 1 सूची 2। तो इसमें बताया गया, चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। तो इसमें बताना है कौन इसको खोजे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हड़प्पा थे वो दयाराम साइनी थे, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। हस्तिनापुर के कौन थे? हस्तिनापुर के बीबी लाल थे और तक्षशिला के जॉन मार्शल थे और जो कौशाम्बी है उसके एनजी मजूमदार। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो हड़प्पा के दयाराम साइनी ए का 3 हो जाएगा, हस्तिनापुर के बीबी लाल थे, तक्षशिला के जॉन मार्शल थे और कौशाम्बी के एनजी मजूमदार थे। तो एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ उनकी खोज करता है। यहाँ पे पूछा गया सबसे पुराना वेद कौन था? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे चारों वेद दिए गए हैं, उनसे संबंधित दिए गए हैं फैक्ट। जो ऋग्वेद था तो ऋग्वेद में क्या था? स्रोत और प्रार्थना, यानी कि ए का 4 हो जाएगा।
और जो यजुर्वेद था उसमें कर्मकांड की बात की जाती है, यज्ञ वगैरह होते थे। और जो सामवेद था वो आपका संगीत यानी सॉन्ग के लिए फेमस था। और अर्थवेद आपका तंत्र मंत्र वशीकरण के लिए फेमस था। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जैसे कि डाउट इसमें हो सकता है स्रोत प्रार्थना और स्रोत और कर्मकांड। तो जो ऋग्वेद है उसमें प्रार्थनाएं हुआ करती थी, और जब भी कर्मकांड आएंगे तो कर्मकांड ऋग्वेद में कभी नहीं हुआ करते थे, कर्मकांड हुआ करते थे यजुर्वेद में। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद अभी हम लोगों ने देखा था स्रोतों का संकलन यानी कि ए। और इसके अलावा प्रार्थनाएं भी होती। तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोत हो तो उनकी बात की जाती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और जो यम का संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त हुआ? तो ये कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद की बात की गई है, यानी कि ऑप्शन सी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो इसका मेन लिखा गया था वो संस्कृत में लिखा गया था, नहीं ऑप्शन ए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? यहाँ पे जैसे दिया गया है कालिया और वासुकी, तो वासुकी थे जिन्होंने सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। वैदिक कांड में जो होता है इसका संबंध किससे होता है? तो वैदिक कांड में होता का संबंध ऋग्वेद से होता है, यानी कि ऑप्शन ए। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त करता है? तो गाय के लिए, मतलब जिसको ना मारा जा सके उसको अघन्या बोलते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, तो उपाध्याय था जो कि कहलाता था सी। गोपथ ब्राह्मण संबंध थे, जैसे कि हर वेद का अपना ब्राह्मण होता, तो जो गोपथ ब्राह्मण थे वो अर्थववेद से संबंध थे। अर्थववेद कौन सा? फिर सबसे पुराना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत का जो नाम है उसका जय संहिता है। ब्रज संहिता से डाउट मत करिएगा, यहाँ पे जो होगा वो जय संहिता हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो जो मौर्य हैं उनके जो अभिलेख थे उसमें ऐसा कहा गया है कि जो लुम्बिनी है वो शाक मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, यानी लुम्बिनी में ही बुद्ध ने अपना जन्म लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये वैसे तो मौर्य वंश के हैं, और यदि अभिलेख की बात करें तो रोमिनदेही का अभिलेख है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और वहाँ पे वंश मौर्य वंश था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या तात्पर्य होता है? त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? तो बुद्धा, धम्मा, संघा, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो उदयन था, जिसके समय बुद्ध कौशाम्बी आए थे, यानी उदयन। याद रखिए कहीं कहीं उदयन भी था, तो वो नहीं थे उदयन, यहाँ पे उदयन थे, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप थे जिन्होंने पहली बौद्ध समिति का संचालन किया था, यानी ऑप्शन बी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी या फिर किसके शासनकाल में हुई थी? तो हुई तो वो कुंडलवन में थी और शासनकाल कनिष्क में हुई थी। तो सबसे पहली हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। और अभी हम लोग देखे थे जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसको कौन संचालित किए थे? तो वो थे महाकश्यप। और चौथी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में। तो यहाँ पे वैशाली पूछा गया था द्वितीय बौद्ध समिति का। यहाँ पे पूछा गया सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है इसकी जो प्रतिमा है वो किस काल से संबंधित है? जो गुप्त काल में सारनाथ की भूमि को स्पर्श करने वाली प्रतिमा बनाई गई थी, यानी गुप्त काल। यहाँ भी ऑप्शन हो जाएगा। बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? तो वो था सुबुद्ध, जिनको बुद्ध ने सबसे लास्ट में अपने जीवन के अंतिम समय पे अपने भाषण दिए थे या फिर अपना ज्ञान दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए चैत और बिहार में क्या अंतर है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए चैत और बिहार में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले जो चैत होता है वो एक पूजा स्थान होता है, जबकि बिहार रहने का स्थान होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चैत क्या है? चैत पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थान है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे? तो सप्तपर्णी जो गुफा है वो राजगृह में हो जाएंगी। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा होती हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम व सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पे है? तो ये कालने में है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि यूपी ARO 2014 में पूछा गया था। तो यदि पूछा जाए कि
जो यूपी के सब जो हीनयान अवस्था का विशालतम और सबसे विकसित शैल का चैत्य ग्रह कहाँ पे होगा, तो वो कालने यानी कि सी में होगा। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में होगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो एक तरफ आचार दिए गए, दूसरी तरफ सिद्धांत दिए गए हैं। तो लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु, घोषाल। तो सबसे पहले जानेंगे लकुलिस जो है उनका हो जाएगा पाशुपत, यानी ए का तीसरा हो जाता है। नागार्जुन का हो जाएगा शून्यवाद, और आपका जो भद्रवायु है वो जैन हो जाएगा, और जो घोषाल है वो आजीवक। इस प्रकार से ऑप्शन बी। एक बार फिर से देखते हैं, तो लकुलिस क्या हो जाएगा, लकुलिस शून्यवाद हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा आपका शून्यवाद, और यहाँ पे जो आपका भद्रवायु है वो जैन से संबंधित है, और घोषाल आजीवक से संबंधित है। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे यदि व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले अभिनंदन आएगा, फिर आएगा पदम या प्रभु, उसके बाद आएगा बिमलनाथ, और फिर आएगा मुनि सुब्रतनाथ। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन कहलाता है, तो इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अभिनंदन, ए से याद करो, पहले में अभिनंदन आ जाएगा, फिर पदम प्रभु, उसके बाद बिमलनाथ, और सबसे लास्ट में मुनि सुब्रत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो वो जो महावीर स्वामी थे उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो रुजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो वो कौन सी है, वो कौशाम्बी है, जो बौद्ध व जैन दोनों के लिए फेमस है, यानी कि बी ऑप्शन। नैनार कौन थे, तो नैनार जो थे वो शैव भक्त थे। तो एक अलवर होते हैं, एक नैनार होते हैं। तो नैनार शैव भक्त होते हैं, अलवर विष्णु के भक्त होते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी। बेसनगर जो अभिलेख है वो हेलियोडोरस का वो कहाँ का निवासी था, तो वो तक्षशिला का निवासी था, यानी कि ऑप्शन बी। तो जो बेसनगर का अभिलेख है वो कहाँ का, तक्षशिला का था। विष्णु के इस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो बराह का है, यानी ऑप्शन सी। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती थी, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, ऑप्शन सी। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो राजा नंद का अभिलेख करते हैं। मगध का कौन सा सम्राट है जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाते हैं, तो वो महापद्म नाम है, जिनको महापद्म नंद हैं, जिन्होंने अपने आप को, या फिर जिनको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य जीवक है वो किसके दरबार से संबंधित था, तो वो बिंबिसार से था, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दिए गए हैं महाजनपद और उसकी राजधानी। अंग चंपा सही है, वत्स कौशाम्बी भी सही है, और मत्स्य का विराटनगर, लेकिन कौशल का अहिस्स नहीं होता है, कौशल का श्रावस्ती होता है शायद, यहाँ पे कौशल का अहिस्स नहीं होता है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी, तो चंपा अंग की राजधानी हो जाएगी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कम्बोज का राजपुर हाटक, तो ये सही है। अस्मक का पोर्टल भी सही है। सूरसेन का मथुरा होता है ना कि कौशाम्बी, और जबकि कौशल का श्रावस्ती, अभी हम ऊपर देखे थे। पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि जो पश्चिम उत्तर भारत है उसमें सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। तो रीजन क्या थे कि वह पश्चिमोत्तर समय में भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये भी कह सकते हैं कि उस समय ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फ़ौज बेटर थी, तो ये भी कह सकते हैं कि सिकंदर की जो फ़ौज थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, तो ये भी थी। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको जो रीजन थे जिसकी वजह से सिकंदर को सफलता मिली थी, तो ये मेनली 3 थे। वो अच्छा प्रशासक वो अलग चीज़ थी, लेकिन वो कंडीशन वहाँ पे ऐसी थी जिस वजह से सिकंदर को पश्चिमोत्तर भारत में सफलता प्राप्त हुई। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर के ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो पुरु था जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ये पौरस की लड़ाई कहलाती है, तो इसे कहते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, यानी कि आपका बी ऑप्शन है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से आपका ये चीज़ समझ में आती है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती, तो वो कालसी में मिलती है सम्राट अशोक के। टालमी फिलाडेल्फा जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था, तो वो मिस्र का था, यानी कि ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो जो मेगास्थनीज थे उन्होंने अपनी इंडिका पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि प्राचीन भारत में कोई भी दास्तां का सिस्टम नहीं था। इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका को पुस्तक लिखी थी, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो जो मनुस्मृति है उसमें पुनर्विवाह को वर्जित कहा गया था कि पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। तो इनका नाम क्या था? जैसे कि हम जानते हैं चंद्रगुप्त को कहा जाता था, इनको सैंड्रोकॉट्स कहते थे, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। और जो आपके बिंदुसार थे उनको अमित्रघात कहते थे, और अशोक को तो प्रियदर्शी बोलते, तो चाणक्य को तो विष्णुगुप्त का नाम था ही। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। चंद्रगुप्त को क्या बोलते थे? चंद्रगुप्त को बोलते थे सैंड्रोकॉट्स, और जो आपका बिंदुसार था उसको अमित्रघात कहा जाता था, और जो अशोक था उसको प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो जल संसाधन की व्यवस्था पर ध्यान किसने दिया था? तो वो हो जाएगा 2 और 3, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन ने जल संसाधन व्यवस्था पे अच्छा खासा ध्यान दिया। नहीं, यहाँ पे रुद्रदामन नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे जिन्होंने जल संसाधन व्यवस्था पे ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। जो शक संवत है वो कब प्रारंभ हुआ? शक संवत 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, यानी कि यहाँ पे शक संवत 78 में और विक्रम संवत 57 में समथिंग हुआ था। विक्रम और शक में कितना अंतर है? तो ये 135 साल का हो जाएगा। यदि जब अंतर निकाला जाएगा तो 135 साल का होगा। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो मौर्य वंश और कुषाण वंश। तो ये 2 साम्राज्य थे जिन्होंने अपनी सीमाओं को भारत तक फैलाया था, यानी कि मौर्य वंश और कुषाण वंश। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा? तो वो सातवाहन है। इन चारों में सातवाहन था, तो यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ? तो जो गौतम पुत्र सतकर्णी थे इनके लिए एका ब्राह्मण जैसे शब्द का प्रयोग हुआ। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं का उल्लेख है, यानी कि मत्स्य पुराण। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य की रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी है। तो दोनों ये क्या है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था, और जो सातवाहन राजाओं थे उन्होंने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया भी था। यदि बात करें निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रक्तक अभिलेख में नहीं है? तो वो श्रावस्ती, जिसमें कनिष्क के रक्तक अभिलेख में नहीं है किसका उल्लेख। तो बाकी जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था देखते हैं अगेन, कि यहाँ पे मिलाना था कि कौन डिमडेटियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्निस, बिम, पहला कुषाण, हिंद यूनानी और शक। तो जो डिमडेटियस थे वो इंडो-ईक थे, और रुद्रदामन शक थे, गोंडोफर्निस पहला होते, बिम कुषाण से संबंधित थे। फिर से बताने में से कौन सा सही नहीं है? नासिक, हाथी गुम्फा, भीतरी गिरनार। तो देखिए यहाँ पे नासिक तो गौतम बुद्ध सतकर्णी थे, सही है। हाथी गुम्फा खारवेल से बिलोंग करते थे, लेकिन भीतरी पुलकेशन द्वितीय नाव के स्कंदगुप्त थे, और गिरनार रुद्रदामन प्रथम थे। तो इस प्रकार से सी का हो जाएगा। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, यानी कि सी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने रजत सिक्के जारी किए थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दीनार है, जिसे गुप्त स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था। 3वीं शताब्दी में बारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? जो बारंगल है वो लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए फेमस था। योग के आविष्कार कौन थे? तो पतंजलि थे, जिन्हें योग के आविष्कार कहा जाता था। मीमांसा के प्रणेता? तो मीमांसा के जैमिनी थे, यानी कि डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पीसीएस में भी रिपीटेड है और यूपी आरआरओ मेंस में पूछा गया था। बल्लवाचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, शंकर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपका जो बल्लवाचार्य है वो पुष्टि मार्ग से बिलोंग करते थे, रामानुज विशिष्ट अद्वैत से बिलोंग करते थे, मध्वाचार्य द्वैतवाद से, और शंकर अद्वैतवाद से, यानी कि ऑप्शन सी। फिर से देख लेते हैं। बल्लवाचार्य का क्या है? बल्लवाचार्य का पुष्टि मार्ग है, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, और शंकर का अद्वैतवाद है, यानी कि ऑप्शन सी।
गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, तो कन्नौज और प्रयाग में किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख में इस बात का ज्ञात होता है कि हूणों पर जो आक्रमण है वो उन्होंने किया था। राजवंश दिए गए और सिक्कों की धातुएं दी गई, तो कुषाण, गुप्त, सातवाहन और कलचुरी। तो कुषाण वंश ने जो सिक्के की धातुएं बताई थी वो स्वर्ण व ताम्र थी, गुप्त थी स्वर्ण व रजत, सातवाहन ने स्वर्ण नहीं चलाए थे। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एलिफेंटा ये गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट के बनाई गई थी, तो वो शैव धर्म था। याद रखिए यहाँ पे क्या है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शैव धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट के बनाई गई थी, सी ऑप्शन। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कराया था, तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया था, यानी कि ऑप्शन ए। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म है जिन्होंने राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति और 10 अवतार। यहाँ पे बाघ है, सांची है, देवगढ़ और मथुरा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्तूप है वो सांची में मिलेंगे, चित्रकारी बाघ की जो गुफाएं है वहाँ पे, कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति है वो मिलेगी आपको मथुरा में, और 10 अवतार का मंदिर बहुत फेमस है, देवगढ़ या ललितपुर में है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहाँ पे क्या कहा था कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? तो वो है कुराल, जिसे लघु वेद की संख्या दी गई है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोटवारियम जो है, तो बारियम यानी टोटवारियम। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारा का लेखक था? तो वो कम्बन थे। याद रखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन तमिल रामायण का लेखक था। जो कम्बन थे वो तमिल रामायण के लेखक थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ताक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? तो या फिर किसके बीच में हुआ था? तो चोल और राष्ट्र के बीच में हुआ था। याद फिर से करते हैं, देखते हैं। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूट, यानी कि याद कर सकते चोर, यानी कि तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, यानी सी ऑप्शन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तो मदुरई में है, यानी ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अष्टाध्यायी, महाभास, नुक्त और वार्तिक, यानी दिया गया तो यास, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। तो ये आपका जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि था, महाभास पतंजलि था, निरुक्त यास्क था और वार्तिक कात्यायन, यानी कि ए ऑप्शन। दरबारी कवि और राजा से संबंधित है। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिशेन और बाणभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, और जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे, और जो आपके हरिशेन थे वो कहाँ पे हो गए? तो वो हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के समय, और बाणभट्ट जो हो गए वो थे आपके हर्षवर्धन के समय। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी। फिर से देखते हैं। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, और हरिशेन आपके हो जाएंगे समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट आपके अलाउद्दीन हर्षवर्धन। आगे बात करते हैं। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट क्या थे? भारतीय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे, यानी कि बी ऑप्शन। मत्स्य विलास प्रेषण का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन थे, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो भोज ने लिखी थी। हर्ष ने निम्नलिखित किन रचनाओं का उल्लेख किया? तो वो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2, 4, यानी कि आपका प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली। यहाँ पे जो हर्षचरित है वो हर्ष ने नहीं लिखी थी, वो बाणभट्ट ने लिखी थी, लेकिन जो प्रियदर्शी का था नागानंद रत्नावली, तीनों हर्ष ने लिखी थी। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? तो भगवती सरस्वती थी, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो थे आपके धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यशोवर्मा थे, फिर धंग थे, फिर विद्याधर थे, फिर कीर्ति वर्मा थे। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आर्य बराई थी? तो वो थी आपकी मेहर भोज, यानी कि ऑप्शन सी। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खां थे। यहाँ पे जो वास्तविक नाम पूछा गया शाही खां थे।
निम्नलिखित में से किस और किन राजा या राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो वो थे आपके गोपाल को भी चुना गया था और नंदी वर्मन पल्लम बल को, यानी कि आपके हो जाएंगे ऑप्शन 2 और 4, गोपाल और नंदी वर्मन को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कब कौन आया था? फाहियान, हुइनसांग, इत्सांग, अल मसूदी। तो फाहियान आया था 399 से 414 सही है। हुइनसांग 629 645। इत्सिंग का भी टाइम है लेकिन अल मसूदी का टाइम गलत दिया गया है। यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें शहर दिए गए और वर्तमान अवस्थिति। कोल, महोत्सव नगर, महोदयश्री, जुजाग बुद्धि। जुजाग बुद्धि कौशाम्बी में नहीं है। महोदयश्री कन्नौज का नाम है, महोत्सव नगर महोबा का और कोल अलीगढ़ का नाम है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताइए कौन सा सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते, तो ये सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान दोनों सही, यानी कि सी ऑप्शन। कानपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है। तो जो भीतरगांव का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी और 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक था, यानी ऑप्शन सी। श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पबौसा, तो यहाँ से संबंधित तीर्थंकर थे। तो आपका जो श्रावस्ती है वो कौन से? संभवनाथ श्रावस्ती से थे, काकंदी से सुविधानाथ थे और अयोध्या से ऋषभनाथ थे और परवोसा से सुविधानाथ। यहाँ पर परवोसा से कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके पद्म प्रभु। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? तो वो कुमारगुप्त है, तो यहाँ पे यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आपका मौदा आ जाएगा, फिर लेखैया, फिर आपका पैसरा, फिर भीनबानपुर, यानी कि आपका सी। पहले आपका मौदा आएगा, फिर लेखैया, फिर आपका पैसरा, फिर आपका बीरभानपुर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो रास पंचाध्याय, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर, यानी कि आपका जो रास पंचाध्याय है वो नंददास हो जाएगा, यानी कि 1 और 3। चैतन्य भागवत वृंदावन दास हो जाएगा, चैतन्य मंगल हो जाएगा जयनंदा और भक्ति रत्नाकर हो जाएगा नरहरि चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन सी। इस प्रकार से हम लोगों ने जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे आर के वो देखे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।